Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the tool discussion for 1st of March 2022. तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आज हमें कौन कौन से टूल को डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर कि अगले कुछ दिनों तक और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार रशिया के बारे में बात कर रहे हैं एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑल्सो हम लगातार रशिया के बारे में ही बात करेंगे बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जो एडिटोरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जितनी प्रॉब्लम चल रही है उसका ऑलमोस्ट हर एंगल हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड डिफरेंट जो भी ऑथर्स वगैरह है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है। राइट, तो हम उसका बैकग्राउंड जानते हैं, राइट, हम उसके इंप्लीकेशंस जानते हैं और एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या क्या अपडेट्स हैं, ऑलमोस्ट हमने हर चीज डेली बेसिस पे उसको डिस्कस किया हुआ है। सो फर्दर एडिटोरियल्स के अंदर जो भी चीजें आएंगी ना उसके अंदर कहीं पर भी अगर बैकग्राउंड वगैरह फिर से बार बार इशू किया जाएगा तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सिमिलरली देखिए जो ये वाला है यूक्रेन का सिचुएशन, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है आपको याद होगा, इसके बारे में हमने काफी बारी बात कर रखी है कि एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से इंडिया हर चीज को रीजनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से जो यूक्रेन का सिचुएशन है वो एक कंट्री से बढ़कर के एक इंटरनेशनल सिचुएशन की तरह इमर्ज हो गया है। इसके बारे में हमने काफी बात की हुई है। तो सिमिलरली हम आज की जो एडिटोरियल है उसके अंदर एक न्यू एक पर्सपेक्टिव से एक एडिटोरियल लिखा हुआ है दैट टॉक्स अबाउट कि जो इंटरनेशनल लॉ पे जो जो मतलब डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल लॉज वगैरह है उसको वायलेट करने का रशिया क्या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। देखिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया है तो उसने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल कन्वेंशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेट किया है। तो किस तरीके से एग्जैक्टली रशिया इन चीजों को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, और क्या ये जस्टिफिकेशन सही है या फिर नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। एंड सेकंड विल टॉक अबाउट कि जो देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूएस है, उन लोगों ने क्या किया है, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगा दिए हैं। नाउ व्हाट डज दिस सैंक्शंस एक्चुअली मीन, इस सैंक्शन का एग्जैक्ट इंपैक्ट क्या है रशिया के ऊपर और क्या इससे फर्क पड़ रहा है नॉट ओनली ऑन रशिया बट एंटायर वर्ल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से सप्लाई चेन है वो चेंज हो रही है, जो मार्केट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज टू आर्टिकल्स देयर इज आल्सो आर्टिकल ऑन सिल्वर लाइन। तो आपको याद होगा केरला के अंदर एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इस पर्टिकुलर लाइन के बारे में, इस पर्टिकुलर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में हमने काफी डिटेल के अंदर बात की हुई है और इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हमने इसके जो प्रोज हैं, इसके जो कॉन्स हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट्स वगैरह पड़ने वाले हैं आसपास की कम्युनिटी के ऊपर, इसके बारे में भी बात की हुई है। तो अगेन जो सिल्वर लाइन है इसके प्रोज के बारे में बात किया हुआ है। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर फिर से वही पॉइंट्स रिपीट कर रहा है कि एक्जैक्टली ये फायदेमंद क्यों है, क्योंकि वो चीज मतलब क्यों ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। एंड यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि साइबर अटैक्स के बारे में जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है उसी के कुछ पॉइंट्स को फिर से यहाँ पर समराइज किया गया है और उसी पॉइंट्स को यहाँ पर फिर से रीट्रेट किया गया। मतलब साइबर अटैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्जैक्टली कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इंडिया जिसका साइबर मतलब जो कन्वेंशन है उसका पार्ट नहीं है और किस तरह से पार्ट है। सिमिलरली जो साइबर अटैक है उसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग जो है इस पर्टिकुलर टूल के अंदर लिखा हुआ है। बट आपको जिससे ध्यान होगा हमने इसके बारे में काफी डिटेल के अंदर ऑलरेडी बातें की हुई हैं। तो इसलिए आज के एडिटोरियल के अंदर विल बी फोकसिंग ऑन टू मेन एडिटोरियल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्जैक्टली सैंक्शन जो लग रहा है उसका क्या फर्क पड़ रहा है और सेकंड विल टॉक अबाउट जो रशिया जो इन लॉ को ब्रेक करने का जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका मेन मतलब क्या है, ठीक है, क्या वो चीज सही है फिर नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। यहां हम समझने वाले हैं कि बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हो रही है जिसके थ्रू रशिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया उसको वहां पर डीएस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि बहुत सारी सीज फायर टॉक्स हो रही हैं और सिमिलरली बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं ऑन रशिया बाय वेस्टर्न कंट्रीज, बाय यूएसए। बहुत सारे डिफरेंट जो पावर्स वगैरह लोग इस पर सैंक्शन लगा रहे हैं ताकि रशिया को किसी तरीके से रोका जा सके। नो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यह है कि रिसेंटली लास्ट सैटरडे यानी 3 दिन पहले यूएस, यूके और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, इंक्लूडिंग फ्रांस और जर्मनी जो कि अभी तक रशिया के साथ थी, उन लोगों ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं कि मतलब डिफरेंट एंगल से यहाँ पर रशिया को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक जब भी वॉर चल रहा होता है ना तो वॉर के अंदर जो एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है दैट इज फाइनेंस, दैट इज मनी। अगर फाइनेंस आपके पास है तभी आप उस पर्टिकुलर वॉर को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ व्हाट इंटरनेशनल कम्युनिटी इज ट्राइंग टू डू इज कि वो रशिया का जो फाइनेंस वाला पार्ट है उसको खत्म करना चाहती है ताकि अगर किसी तरीके से उसके पास पैसे आने बंद हो जाए तो रशिया शायद इस पर्टिकुलर वॉर को यहां पर बंद कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, इसी चीज के कारण यहां पर बहुत सारे इकोनॉमिक मेजर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। एम क्या है, एम यह है कि जो यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेजन हुआ है बाय रशिया उस चीज का कॉस्ट इंक्रीज किया जाए, मतलब रशिया को ज्यादा पे करना पड़े, रशिया का जो पैसा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह आ जाए। इन्फ्लेशन आने के कारण क्या होगा, रशिया को ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को बंद करना होगा, जिसके कारण जो इकोनॉमिक फॉलोआउट होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज का वो काफी ज्यादा होने वाला है, काफी लार्जर होने वाला है। ठीक है, तो इसी चीज को हम इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड एम क्या है, सेकंड एम ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम से रशिया को एक पराया स्टेट बनाना है। रिमेंबर पराया स्टेट का मतलब होता है एक आइसोलेटेड स्टेट, यानी कि रशिया को आइसोलेट करने की बात की जा रही है, नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट ऑल्सो सोशली एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली। तो जो इकोनॉमिक आइसोलेशन की बात की जा रही है उसके थ्रू क्या किया गया है, जो कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स ने साथ में आकर, मतलब बहुत सारे जो इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह उन्होंने साथ में आकर डिसाइड किया है कि रशिया को स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। आपको याद होगा स्विफ्ट के बारे में हमने बात की थी। स्विफ्ट बेसिकली एक टाइप का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक बैंक सेकंड बैंक जो सेकंड बैंक को कुछ कोई भी इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना होता है ना, दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू स्विफ्ट सिस्टम। तो स्विफ्ट से रशिया को यहाँ पर बैन करने की बात की जा रही है। तो ये भी किया गया। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं इसके ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस। सेकंड चीज यहाँ पर बोला गया कि जो रशिया के बैंक्स हैं उनको स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया गया। थर्ड चीज, रशिया का जो सेंट्रल बैंक है, रशिया का जो यानी देखिए जिस तरह इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए गए हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके अंदर कुछ फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है वो पैसा जो कि उसको कैजुअलिटी के टाइम में काम आता है, कैलेमिटीज के टाइम में काम आता है। तो रशिया के पास ऑलमोस्ट $630 बिलियन इतना पैसा फॉरेक्स के अंदर रखा हुआ है। नाउ व्हाट दे हैव डन इज, व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज हैव डन इज कि जितने भी ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो कि डॉलर्स के टर्म में है, जो कि जापानीज येन के टर्म में है, फिर कोई भी किसी ऐसे भी मतलब किसी ऐसे करेंसी के टर्म में है जो कि अलाइड पावर्स की है, या फिर जो सिंपल वर्ड्स में जो वेस्टर्न कंट्रीज की है, उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि जो भी पैसा किसी दूसरे कंट्री का जो कि रशिया के पास रखा हुआ है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज, देखिए ये सब तो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या हो रहा है। इसका इंपैक्ट रशिया के ऊपर ये हो रहा है कि रशिया की इकोनॉमी और रशिया की फाइनेंशियल मार्केट दोनों के ऊपर ही बर्डन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जहां पर हमने देखा है कि रशिया का जो रूबल है, यानी रशिया का जो करेंसी है, उसकी वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट हो रही है और उसकी वैल्यू पिछले कुछ दिनों के अंदर 30% से ज्यादा ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है। सिमिलरली अब देखिए वैल्यू डेप्रिशिएट होने के कारण क्या है, वैल्यू को फिर से अपलिफ्ट करने के लिए एक सिंपल तरीका जो होता है दैट इज कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को फिर से इंक्रीज करो। अगर आप अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग यहां पर पैसा लेना बंद कर देंगे। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे ही रूबल की करेंसी का जो वैल्यू है डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, रशिया के जो मार्केट है, रशिया के मार्केट के अंदर बेसिकली टाइप का पैनिक आ गया। और पैनिक आने के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने बैंक से पैसों को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके बैंक सेफ नहीं है, मतलब बैंक के अंदर जितना पैसा है वो सेफ नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के बैंक के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो इन सैंक्शन से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने पैसों को बैंक से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। नाउ इसे कहते हैं बैंक रन। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, बैंक रन। बैंक रन का मतलब ये होता है जब बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन के कारण अपने पैसों को बैंक से निकालना स्टार्ट करते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज बैंक रन। नाउ बैंक रन होने के कारण क्या हो रहा है, बैंक रन होने के कारण क्या हो रहा है, जितने भी रशिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उन सबसे पैसा निकलना स्टार्ट हो गया। नाउ पैसा निकलने के कारण उनके पास जो पैसा है, अमाउंट ऑफ पैसा जो उनके पास बैंक्स के अंदर प्रेजेंट है, वो भी कम हो रहा है। इसी चीज को बचाने के लिए रशिया के सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, अपने इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। नाउ लास्ट जो मतलब अराउंड वॉर से पहले इसका जो इंटरेस्ट रेट था दैट वाज अराउंड 9.7% के आसपास में। ठीक है, इट हैज इंक्रीज टू मोर देन 20%, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट कर दिया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना, सिंपल वर्ड्स में देखिए, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी लोन लेना होता है। नाउ अगर उसको लोन लेना है, उसको मतलब क्या, अगर वो 100 रुपए लेता है तो उसको बदले में 100 प्लस उसको कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वापस, राइट। सिमिलरली तो पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो अराउंड 9% के आसपास था, तो लोग मतलब ज्यादा लोन लेते थे। बट अभी उन्होंने क्या किया, इस लोन को इंक्रीज करके 20% के आसपास में कर दिया। तो क्वेश्चन कम्स कि लोग लोन क्यों ले रहे हैं, लोग लोन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आगे जाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए रशिया की। तो रशिया की बैंकिंग सिस्टम का देखिए अगर वो ब्रेक हो जाती है तो समझिए अगर एक पर्सन के पास जितने ज्यादा पैसे रहेंगे ना, उतने ज्यादा दिन तक खुद को सस्टेन कर सकता है, बिकॉज उसके पास उसके अलावा कोई पैसे आने वाले हैं नहीं कुछ दिनों के अंदर। इसी चीज के डर में एक्चुअली ये सबका सब वॉर का फियर है, और ये फियर के कारण क्या है, लोगों ने यहाँ पे पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है। बट उस पैसे को निकलने से बचाने के लिए यहाँ पे रशिया के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 20% कर दिया है, ताकि लोग कम से कम पैसा ले। अब देखिए रशिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है दैट इज कॉल्ड स्पर बैंक। ठीक है, स्पर बैंक जो है, स्पर बैंक एक ऐसी बैंक है जो कि रशिया की मिलिट्री को काफी ज्यादा फाइनेंस करती है। रशिया का जो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पैसा देती है, जैसे हमारा आरबीआई है। तो जैसे हमारा आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमारे गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे देता है। सिमिलरली रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है स्पर बैंक, और ये स्पर बैंक जो है काफी ज्यादा पैसा वगैरह प्रोवाइड करता है रशिया की गवर्नमेंट को, रशिया की मिलिट्री को। नाउ द पॉइंट इज स्पर बैंक का जो आउटसाइड कनेक्शन था उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया है। इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए स्पर बैंक के ऊपर। इसके अलावा जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये स्पर बैंक अगर कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल स्टैंड डाउन नहीं करता है, पैसे देना बंद नहीं करता है, तो इसको पूरी तरीके से फेल कर दिया जाएगा। मतलब इसके आसपास के जितने भी रिलेशनशिप है सबको ब्रेक कर दिया जाएगा। उसके कारण क्या होगा, पूरा का पूरा स्पर बैंक का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अगेन जो रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर ब्रेक किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है आप जानते हैं, बिकॉज किसी भी वॉर को ब्रेक करने का सिंपल तरीका है कि उसका फाइनेंस कट कर दो। नाउ द सेम थिंग डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे कोशिश कर रही है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, इसके कारण देखिए क्या हो जाए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, रशिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एटीएम जा जाकर जल्दी जल्दी पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, पैसों की वैल्यू कम होने वाली है, इसलिए जितने ज्यादा पैसे आपके पास हाथ में रहेंगे उतने ज्यादा आप सेफ रहने वाले हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इन्फ्लेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट ये है कि जितने भी इकोनॉमिक कॉस्ट वगैरह जो भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं
क्वेश्चन कम्स की क्या इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर? देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि ये जो हम यूक्रेन के ऊपर जो हमने अटैक किया है, इन्वेजन किया है, वो कोई इन्वेजन नहीं है। एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। एक टाइप का ऑपरेशन है कि हमारे खुद के लोग, यानी कि कुछ रशियन लोग जो कि यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज में रखा जा रहा है। मतलब उनके ऊपर काफी ज्यादा मतलब उनको ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर वो किए गए, मतलब अटैक वगैरह किए गए। उनको बचाने के लिए हम यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने इस चीज को पूरी तरीके से उसका नैरेटिव चेंज कर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट यह है कि हम एक्चुअली रशियन लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं और यूक्रेन जाकर वहां पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। बट इसका जो इंपैक्ट है, जो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो इसका सैंक्शन है, वो सिर्फ रशिया के ऊपर नहीं बट पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसके सैंक्शन के इफेक्ट्स है वो दिखने स्टार्ट हो गए हैं। समझिए, यूरोप के बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे वर्ल्ड की कंपनीज है जो कि रशिया के साथ बिजनेस करती हैं। अचानक से सैंक्शन लगने के कारण ये सारे के सारे बैंक, सारी कंपनीज पूरी तरीके से डाउन हो रही है, बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है। इसके कारण इनके ऑपरेशंस, इनके रेवेन्यूज सबके सब खराब हो मतलब कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। समझिए, अगर यूरोपियन बैंक खराब होंगे तो सिर्फ रशिया नहीं बट जो उनका पेरेंट बैंक है, यानी कि जो यूरोपियन नेशन है, उसके अंदर भी तो कहीं ना कहीं फॉलोआउट दिखेगा ना। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि एक फ्रांस का बैंक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि फ्रांस का बैंक है जो कि रशिया के अंदर काम कर रहा है। जस्ट सपोज जो ब्रांच इसका रशिया के अंदर है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच था वो, तो ऑब्वियसली जो रशिया का जो पेरेंट बैंक, मतलब जो फ्रांस का पेरेंट बैंक था, उसके ऊपर भी तो इंपैक्ट पड़ेगा ना। यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो बैंक्स एंड कंपनी जो दूसरी कंट्रीज हैं जो रशिया के अंदर काम कर रही हैं, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली देखिए, अगर आप समझेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह हैं, जो यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने बहुत ही केयरफुली सैंक्शंस को यहाँ पे प्लान किया है। उन्होंने इस तरीके से प्लान किया है कि जो रशिया का जितना भी फाइनेंस है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, लेकिन जो रशिया का जो एक्सपोर्ट, मतलब रशिया जो एक्सपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस को, और आपको याद है ऑयल एंड गैस का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है राइट नाउ रशिया से? वो है जितने भी ये फ्रांस हो गया, जितने भी रशियन हो गए, और जितने भी ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, ये लोग, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये है कि जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो लोग रशिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है ये ऑयल एंड गैसेस के लिए। तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से, ऑल्दो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर तो उन्होंने अटैक किया है, सैंक्शन लगाए हैं, बट ऑयल एंड गैस के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया गया अभी तक। वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर ऑयल एंड गैस को पूरी तरीके से छूट देके रखी हुई है कि रशिया हमें ऑयल एंड गैस सप्लाई करता रहे, मतलब बाकी चीजों के ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन इसके बावजूद देखिए, सैंक्शन ना लगने के बावजूद राइट नाउ जो प्राइसेस है वो $70 के आसपास से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट $100 का जो मार्क है उसको क्रॉस करके ऑलमोस्ट $105 के आसपास पहुंच गया है पर बैरल। एक बैरल का प्राइस जो पहले $70 हुआ करता था वो अब इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट $105 के आसपास में पहुंच चुका है। देखिए, इसके अलावा आप समझिए, जितने भी यूरोपियन इकोनॉमीज है उसमें ज्यादा जो इकोनॉमीज है वो रशिया के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि एनर्जी सप्लाई जो रशिया से आती है उसी कारण इनका काम चल पाता है। बट द पॉइंट इज कि जैसे ही ये चीजें यहाँ पर डिक्रीज होनी स्टार्ट होंगी, जैसे इनके पास सप्लाई नहीं रहेगा, वैसे उनका एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण उनके खुद के कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आ जाएगा। और दिस इन्फ्लेशन विल नॉट बी इन जस्ट एक या दो कंट्री के अंदर, बट माना जा रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप ही इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन के अंदर आ जाएगा, बिकॉज पूरे का पूरा यूरोप ही कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर है, मतलब डायरेक्टली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ एक चीज यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब भी वॉर का सिचुएशन आएगा, वॉर मतलब जब भी कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, स्पेशली दो कंट्रीज के बीच में, तो इट विल ऑलवेज कॉज इन्फ्लेशन इन क्या बोलते हैं आसपास की कंट्री के अंदर। स्पेशली देखिए, जैसे यूरोप है, यूरोप की अगर कोई भी दो कंट्री अगर फाइट करती है ना बीच में, तो हम देखिए ऑलवेज रिमेंबर कि हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। इंटरकनेक्टेड मींस ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर जो भी इंपैक्ट आता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं सेकंड कंट्री के ऊपर भी आता है। मैं इस आइटल को देखिए फिनिश करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझाता हूं। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मैप। एक्चुअली मैप को देखेंगे तो आपको मैं ये टाइप का इन्फ्लेशन रेट दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। नाउ इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम 1913 टू 1919, आई थिंक यू हैव गेस्ड कि मैं इसी पीरियड को क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज दिस वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। नाउ वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो यूरोप के अंदर हुआ था। नाउ मैं आपको ये पूरे के पूरे यूरोप का कहीं ना कहीं एक टाइप का वो रेट दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली उसका इन्फ्लेशन किस तरीके से राइज हुआ था। सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। तो हम देख रहे हैं कि प्राइसेस किस तरीके से इंक्रीज हुए थे 1913 में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने से जस्ट एक साल पहले। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 जो स्टार्ट हुआ था 1914 के मतलब बीच में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो हम समझते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने से पहले 1913 के आसपास में द इन्फ्लेशन रेट वाज वेरी नॉर्मल 2.04%। नाउ 1913 के आसपास में क्या होता है, वॉर का यहाँ पे प्रॉब्लम इमर्ज होता है, मतलब एक टाइप का डर बैठता है, फियर बैठता है, उसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन ऑल्दो मतलब डाउन होती है बट नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है, 2% से 1% है। बट जैसे यहाँ पर मतलब वॉर स्टार्ट होता है 1914 के आसपास में और 1915 का आते आते यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन आपको इसे कंपेयर करना है, ठीक है, प्री वर्ल्ड वॉर जो 1 एरा था उसे 2.04 से उसको कंपेयर कीजिए, पहले तो वो 2.97% पे पहुंचता है। देन 1916 होते होते ये पर्टिकुलर चीज पहुंच गया ऑलमोस्ट 12% तक, 1917 होते होते 19.66% तक, 1918 होते तक 17% के आसपास में इन्फ्लेशन पहुंच गया, और यहाँ पर 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। बट इसके बावजूद 1919 के अंदर अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे इट वाज ऑलमोस्ट 17%। ध्यान से सोचिए, दिस 2% इन जस्ट 3 years इट कल्मिनेटेड टू ऑलमोस्ट 17%।
एट द एंड, और बीच में तो 20% तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरे साल का एवरेज इन्फ्लेशन है, ये पूरे साल का एवरेज इन्फ्लेशन। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ कुछ महीनों के अंदर तो जो इन्फ्लेशन रेट था दैट इवन क्रॉस्ड 50% का मार्क। मतलब समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज जो पहले 100 रुपए की मिलती थी वो सेम चीज 150 रुपए की मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज 50% का जो इन्फ्लेशन क्रॉस करने का मार्क है। ठीक है, दिस वाज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट वाज सीन इन वर्ल्ड वॉर वन एरा। मतलब क्या है, जब भी वॉर का सिचुएशन आएगा तो दैट विल डेफिनेटली लीड टू इन्फ्लेशन का इंक्रीज होने में। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 को देखते हैं। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप देखेंगे, अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में इन्फ्लेशन देखिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास में पहुंच चुका था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास में। देन यूएसए ने एक टाइप का, आपको याद होगा, कोरियन वॉर किया था, जहां पे नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया के बीच में एक फाइट हुआ था। अगेन द इन्फ्लेशन रोज टू ऑलमोस्ट 10%। ठीक है, आसपास 1960s के आसपास में नेटो एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, अगेन इन्फ्लेशन रोज। आप देखिए ऑयल शॉक्स होते हैं 1970 में, अगेन इन्फ्लेशन रोज। यहां पर कुवैत के ऊपर ऑपरेशन होता है, इन्फ्लेशन रोज। गैस प्राइसेस इंक्रीज हुए, इन्फ्लेशन रोज। द पॉइंट इज कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिग्निफाई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी कोई वॉर का सिचुएशन आएगा, जब भी कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब भी कोई दो कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, तो वन थिंग दैट विल बी कांस्टेंट इज राइज इन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन राइज इज इनएविटेबल। सिमिलरली फिर से यहां पर देखा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज है, जो स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन है, उसके अंदर फिर से यहां पर इन्फ्लेशन राइज होना स्टार्ट हो गया। एंड बिलीव मी, वॉर जो है, ऑल्दो देखिए वॉर इज नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो हमारे लोग हैं, जो हमारा पर्सनल एंड जो मटेरियल लॉस होता है, दैट कम्स फ्रॉम वॉर। बट द पॉइंट इज द बिगेस्ट इंपैक्ट दैट अ वॉर कैन हैव इज ऑन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाती है। द सेम थिंग यहां पर देखिए, बार बार हर बार हमें प्रूव हुआ है कि अगर कोई वॉर होगा तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी है वो ब्रेक डाउन होगी। बट इसके बावजूद आर वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू लिसन। ठीक है, फिर से यहां पर ये चीज हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम के अंदर बैठे हुए हैं। अभी रशिया यूक्रेन तो एक टेंशन है, बट इसके अलावा कोविड इज नॉट ओवर येट। जस्ट डोंट फॉरगेट कोविड के साथ में हम रशिया यूक्रेन को ऑलरेडी टैकल कर रहे हैं। कोविड के कारण ऑलरेडी हमारे पास डिमांड नहीं है, हमारे पास जो रिकवरी है वो ऑलरेडी अभी अच्छे से नहीं हो रही है। इसके बावजूद यहां पर वॉर इनिशिएट किया गया रशिया के द्वारा, और इसके कारण क्या हुआ देखिए, फर्स्ट वाज कोविड, सेकंड वाज वॉर अगेंस्ट रशिया, थर्ड इज इकोनॉमिक सैंक्शन। इन तीनों चीजों, मतलब इन तीनों फैक्टर्स ने साथ में लेकर आके वर्ल्ड की इकोनॉमी को पूरी तरीके से ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। वर्ल्ड का जो इन्फ्लेशन रेट है उसने ऑलरेडी इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर ये जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जल्दी से नेगोशिएशन वगैरह नहीं होते, तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जो इन्फ्लेशन रेट है वो शायद इमर्ज होकर मोर देन 15% तक पहुंचे। इस चीज का फियर जो है लगातार एक्सपर्ट्स के अंदर बैठ रहा है। जितने भी इकोनॉमिस्ट वगैरह है वो लगातार इस चीज को रोकने के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज नॉट की सिंपली रशिया यूक्रेन का जो इन्वेजन है वो बंद कर दे, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के अंदर फंस जाएगा। ये हमने समझा फर्स्ट कि एग्जैक्टली सैंक्शन का देखिए जो इफेक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ रशिया के ऊपर नहीं पड़ रहा है, बट पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा है। तो आप समझ के फर्स्ट आर्टिकल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं कि रशिया डिफरेंट जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से उसने अपने इंटरनेशनल लॉ को जो ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया। बट हम लेट्स ट्राई टू काउंटर इट, लेट्स ट्राई टू डिबंक इट। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी रशिया जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या वो सच में सही है। जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक कर दिया, इट वाज नॉट जस्ट अटैक, इट वाज अ ब्रूटल मर्डर। इट वाज अ ब्रूटल मर्डर ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। देखिए यूएन को क्यों बनाया गया था? यूएन वाज मेड इन 1945 के अंदर, ताकि किसी भी टाइप का फर्दर वॉर ना हो, फर्दर एस्केलेशन ना हो। 1944 के अंदर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, या फिर कोई भी ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम ना इमर्ज हो, इसलिए वो यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। उसको फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर चार्टर बनाया गया था। बट दिस पर्टिकुलर चार्टर टोटली फेल्ड। दिस मतलब ऑथर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर चार्टर का पूरी तरीके से ब्रूटली मर्डर हो गया जब यहां पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, एंड इट टोटली वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को उसने पूरी तरीके से साइड में टॉस कर दिया। सिमिलरली समझिए, जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं, बट इसके बावजूद पुतिन हैज नॉट स्टॉप्ड। सेकंड चीज, पुतिन ने अपने खुद के जो भी स्टेप्स वगैरह लिए हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वो बताए, अपने रीजंस बताए। लेकिन ऑथर का बोलना यह है कि जितने भी जस्टिफिकेशन है वो बिल्कुल भी एब्सर्ड है। मतलब किसी भी जो जस्टिफिकेशन है उसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है। अब हम सारे के सारे जस्टिफिकेशन को समझेंगे बारी बारी से, फिर समझते हैं कि क्या है। The first justification given by Russia is remedial secession. Now, before understanding कि इस editorial के अंदर क्या लिखा हुआ है, let me try and explain कि remedial क्या होता है, ठीक है? Secession क्या होता है? समझिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, remedy and secession. Secession का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर लेना, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में मतलब, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर लेना। What is the meaning of remedial? Remedial का मतलब होता है किसी रेमेडी को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी रेमेडी को ढूंढने के लिए सेसिस करना, मतलब that thing is called as remedial secession, ठीक है? ना समझते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको याद होगा, दो तीन दिन पहले हमने बात की थी कि रशिया के जो कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं, दे लिव इन यूक्रेन, ठीक है? स्पेशली जो दो पार्ट है, आपको याद होगा, जो डॉनबास रीजन है उसके अंदर जो लुहांस्क और जो डोनेट्स्क नाम का जो प्लेस है, उन दोनों के अंदर जो कुछ रशियन एथनिक ग्रुप के लोग हैं वो लोग रहते हैं। तो व्हाट हैपेंड इज कि रशिया यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो यूक्रेन के अंदर जो हमारे लोग रहते हैं, यानी कि जो एथनिक रशियंस रहते हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रेव वायलेशन हो रहा है, उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है बाय यूक्रेन। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज से रोकने के लिए हमने यूक्रेन को पूरी तरीके से सीज कर लिया है।
समझिए, उस रेमेडी को रोकने के लिए हमने उसको पूरी तरीके से सीज कर लिया है। आई होप आप समझिए। उसे सीज करने के लिए देखिए सबसे पहला स्टेप क्या किया था, वॉर स्टार्ट होने से, देखिए वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, यानी कि 21 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के अंदर दो पार्ट्स को यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को रिकॉग्नाइज कर दिया था इंडिपेंडेंट बॉडीज के अंदर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दोनों पार्ट्स को रशिया ने अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया है। These both have not become a part of Russia, but रशिया ने इन दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि आप दोनों अब यूक्रेन का पार्ट नहीं है पूरी तरीके से, यू आर इंडिपेंडेंट, आप अपना खुद का डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इसके अलावा जब जैसे डोनेट्स्क और लुहांस्क को यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, रशिया ने उनके साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, ठीक है। और सेकंड चीज, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते ही रशिया ने अपने ट्रुप्स को पीस कीपर बोल करके, मतलब हम इस रीजन के अंदर पीस को संभालने जा रहे हैं, उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों ही रीजन के अंदर भेज दिया। आपको याद होगा हमने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है, यहाँ पर मैंने कोई मैप इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। देखिए just suppose this is okay, just suppose this is यहाँ पे यूक्रेन, ठीक है, this is क्रीमिया वाला पार्ट। तो दिस वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट डॉनबास रीजन है, और डॉनबास के अंदर दो पार्ट्स यहाँ प्रेजेंट है, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ठीक है। इसी दोनों पार्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ऑलराइट, देखिए इस चीज को करने के लिए रशिया ने यानी कि पुतिन ने बेसिकली एक कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी को, जो हम अभी समझे हैं, रेमेडियल सिचुएशन, इसी चीज को उसने इन्वोक किया है। बोला कि हम इसी चीज के अंदर, इसी पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर हमने ये चीज किया है, जहां पर बोला गया है कि हमने यूनिलेटरली यानी कि रशिया ने यूनिलेटरली खुद से ही एक टेरिटरी को अपने अंदर सीज कर लिया, मतलब यूक्रेन की टेरिटरी को सीज कर लिया। इन बेसिकली रीजन क्या दिया, रीजन ये दिया है कि वहां पर जो जनरल राइट है, लोगों का जो जनरल राइट है, वो चीज यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। बट अगर आप इंटरनेशनल लॉ देखेंगे, इंटरनेशनल लॉ के अंदर बोला गया है कि ऐसा कोई भी लॉ यहां पर लीगल नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर घुस करके ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे लोग यहाँ पर सही नहीं रह रहे हैं, इसलिए हम उसके ऊपर अटैक करके हम उसको अपने अंदर कर लेंगे। देखिए अगर ऐसा होता भी है ना, तो आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, आपके पास जो थ्रेशोल्ड रीजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि ऐसा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर रशियन लोगों का बहुत ज्यादा एथनिक वायलेशन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। बट रशिया के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। रशिया का जितने भी क्लेम वगैरह है, दैट इज दे आर जस्ट क्लेम्स, रशिया के पास कोई भी यहाँ पे एविडेंसेस नहीं है। सेकंड चीज, देखिए एक तरफ होता है रशिया यूक्रेन को बोल रहा है कि यूक्रेन अपने कंट्री के अंदर रशियन लोगों का जो जेनेटिक, मतलब क्या बोलते हैं, एथनिक वायलेंस कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर यूक्रेन ने उल्टा कर दिया है। यूक्रेन ने रशिया को यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर रशिया के अगेंस्ट अपील कर दिया है, जहां पर बोला है कि रशिया हमारे कंट्री के अंदर आके जेनोसाइड कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोसाइड? किलिंग अ लॉट नंबर ऑफ पीपल्स विदाउट एनी रीजन, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। जेनोसाइड का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है बाई वन स्टेट या फिर सेकंड स्टेट, ठीक है। तो रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट जेनोसाइड किया है, इस बात का मतलब केस जो है यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट कर दिया। ना समझिए, यूक्रेन ने कुछ दिनों पहले ये अग्री कर लिया था कि हम मिन्स्क अकॉर्ड को मानते हैं और हम ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने को रेडी हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क को। अगर हम दोनों को यहाँ पे ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि जो रेमेडियल सिचुएशन वाला जो पार्ट है वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया? बिकॉज इसी प्रिटेक्स्ट पे तो रशिया इस पे अटैक कर रहा था, बट यहाँ पर तो ये रीजन बचा ही नहीं, राइट। देखिए रशिया का जो क्लेम है, अब इसका कोई भी इंटरनेशनल लॉ का बेसिस नहीं रहा, बिकॉज यूक्रेन ने यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, दोनों ही पार्ट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी थी, बट इसके बावजूद रशिया ने यहाँ पर रुका नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम समझ गए। सेकंड समझते हैं, सेकंड जो यूएन का चार्टर है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यानी कि जो रूल बुक है, उसके अंदर आर्टिकल 51 के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं कि जो रशिया का मिसाइल स्ट्राइक है, उसने सिर्फ रशिया के मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अटैक नहीं किया, बट जो उसके नॉन मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर भी अटैक किया, और रशिया के जो फोर्सेस है वो पूरे के पूरे यूक्रेनियन सॉइल के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो उनका खुद का कंट्री है। समझिए, दिस इज नॉट अलाउड। आर्टिकल 51 के अंदर ये बोला जाता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, जैसे सपोज वी हैव अ कंट्री ए एंड वी हैव अ कंट्री बी, तो आर्टिकल 51 के अंदर ये बोला जाता है कि बी अगर ए के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, बी अगर ए के ऊपर अटैक करता है, तो इन रिटेलिएशन ए के पास ये पावर है कि वो भी बी के ऊपर अटैक कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिकल 51। देखिए यहाँ पर अगर तो ए यहाँ पर विक्टिम स्टेट है तो ए भी अटैक कर सकता है। नाउ रशिया का यहाँ पर ये कहना यह है कि हमने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, वी हैव डन इट इन सेल्फ डिफेंस। मतलब रशिया बोल रहा है कि हमने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है वो हमने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है। बेसिकली हमने यानी कि किसी को भी मतलब उसके लिए नहीं किया, किसी को भी हमने वॉर हमने अटैक नहीं किया है, बट यूक्रेन हम पे अटैक करने वाला था रशिया के ऊपर, इसलिए हमने उसके ऊपर पहले अटैक कर दिया। बट ध्यान से सोचिए, क्या यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया था? नहीं, राइट। सेकंड चीज, क्या यूक्रेन ने रशियन रीजन यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के ऊपर अटैक किया था? नहीं। तो फिर कैसे एग्जैक्टली रशिया ने ये बोल दिया कि हम यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। देखिए आर्टिकल 51 जो है ये बोलता है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो दूसरे कंट्री के पास ये पावर होती है कि वो वापस आर्म्ड अटैक कर सकता है। बट अगर आप सोचिए, रशिया का ये पर्टिकुलर क्लेम तो बिल्कुल एब्सर्ड है, बिकॉज यूक्रेन ने तो कोई अटैक किया ही नहीं यहाँ पर। यूक्रेन ने तो किसी भी टाइप का आर्म्ड अटैक यहाँ पर लॉन्च नहीं किया था रशिया के अगेंस्ट, ना ही यूक्रेन ने किसी भी टाइप का खतरा यहाँ पर रशिया को शो किया था, ना ही यूक्रेन ने यहाँ पर रशिया के जो पार्ट्स हैं, जो रीजन है, यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर अटैक किया था। द पॉइंट बीइंग, देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो रशिया फिर किस तरीके से आर्टिकल 51 को यहाँ पर इन्वोक कर सकता है?
राइट। रशिया यहाँ पर ये बोल ही नहीं सकता कि हमने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है, बिकॉज यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का कोई भी बात यहाँ पर आता ही नहीं। नेक्स्ट चीज देखिए, आर्टिकल 51 के अंदर ये बोला गया है कि आर्टिकल 51 के अंदर जो भी क्लेम वगैरह कर सकता है, जो भी अटैक वगैरह कर सकता है, दैट कैन बी डन ओनली बाय द स्टेट्स, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज। बट ध्यान सोचिए, क्या डोनेट्स्क और लुहांस्क क्या ये दोनों कंट्रीज हैं? दे आर नॉट स्टेट्स, दे आर जस्ट अ सिटीज इन यूक्रेन। मतलब यूक्रेन के अंदर सिटीज है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। रशिया ने उनको इंडिपेंडेंट स्टेट का एक टाइप का दर्जा प्रोवाइड कर दिया गया है, बट क्या पूरी की पूरे वर्ल्ड ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है? नहीं, राइट। इसी चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 51 जो है वो सिर्फ स्टेट्स के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी शहर यहाँ पर कल को उठ के सामने वाली कंट्री पर अटैक कर देगा और बोलेगा कि ये हमारे ऑटोनॉमी को डिक्लेयर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये आप समझ गए सेकंड वन, आर्टिकल 51। थर्ड हम समझते हैं रोम स्टैट्यूट के बारे में। देखिए, रोम स्टैट्यूट सिंपल वर्ड में समझिए, इसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, सिंपल वर्ड में, ठीक है। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो बनाया गया था जिस लॉ के थ्रू, उस लॉ को बुलाया था रोम स्टैट्यूट। नाउ यहाँ पर जो जो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा क्लेम्स लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने क्राइम ऑफ अग्रेशन किया है, मतलब रशिया के ऊपर अटैक करके उन्होंने अग्रेशन शो किया है और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अगेंस्ट है। बट आपको समझना होगा, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोड है उसके अंदर जो अग्रेशन है, अग्रेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? अग्रेशन को बोला गया है कोई भी यूज ऑफ फोर्स, किसी भी टाइप का यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द सॉवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट, दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रेशन। ध्यान से सोचिए, क्या रशिया ने ये सब किया है? यस, रशिया ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी पर अटैक किया। सेकंड चीज, रशिया ने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर अटैक किया, एंड सिमिलरली रशिया ने यूक्रेन की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर भी अटैक किया, यानी कि तीनों ही चीजों को रशिया यहां पर वायलेट कर रहा है। नेक्स्ट चीज देखिए, अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर आपको लेकर जाना है, तो उसके लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो आपके पास जो कंडीशंस जो कि कंप्लीट होनी चाहिए वो ये है कि दोनों ही पार्टी जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मेंबर्स होना चाहिए। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इंटरनेशनल जो यहाँ पर क्रिमिनल कोड है, अगर आपको जैसे मान लीजिए यूक्रेन अगर रशिया को खींच के लेके जाना चाहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर, तो उसके लिए यूक्रेन और रशिया दोनों का ही इस पर्टिकुलर चीज का मेंबर होना जरूरी है। बट द बैड पॉइंट यहाँ पर यह है कि ना ही रशिया ना ही यूक्रेन दोनों ही इसके पार्टी नहीं है, दोनों इसके मेंबर नहीं है। द पॉइंट इज कि यहाँ पर कुछ भी होने का कोई भी सवाल नहीं उठता, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर ना ही रशिया एक पार्टी है ना ही यूक्रेन के अंदर पार्टी है। ये आप समझ गए। थर्ड, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये बोलते हैं कि हमारा एक टाइप का ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, हमने रशिया के ऊपर जो इंटरवीन किया है दैट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, ये टाइप का ह्यूमैनिटेरियन है, जहां पर हम डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, जो रशियन ग्रुप्स है जो कि यूक्रेन के अंदर रह रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम। समझ रहे हैं आप? रशियन एथनिक ग्रुप्स को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पुतिन ने बोल रहा है कि हमने यहां पर अटैक कर दिया है। बट समझिए, देखिए, और ये बात सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है वो बिल्कुल सही है, जहां पर एक पर्टिकुलर स्टेट के पास ये पावर्स है कि अगर उसके खुद के लोगों को किसी दूसरी कंट्री के अंदर यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर उनको गलत तरीके से ऑप्रेस किया जा रहा है, तो उनके अगेंस्ट स्टेप्स ले सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या एविडेंस क्या है? यहां पर रशिया के पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि यूक्रेन के अंदर उनके लोगों का यहां पर किसी तरीके से ऑपरेशन हो रहा था या फिर किसी तरीके से उनको यहां पर अग्रेसिवली उनको मारा जा रहा था, फिर कोई भी उनके अगेंस्ट कोई स्टेप लिया गया था। द पॉइंट इज कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज यहां पर ऐसा कोई एविडेंस ही मतलब प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ प्रेजेंट नहीं है जिससे हम इस चीजों को यहां पर सिग्निफाई कर सके। नाउ एक चीज समझिए कि जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कोई भी यहां पर जस्टिफिकेशन देगा, कोई भी यहां पर रूलिंग देगा ना, तो उसको जरूरी नहीं कि हर एक चीज को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस चीज को मानी जाएगा। देखिए समझिए, यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैसा है? बिकॉज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का बेसिकली एक पार्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का कोई भी जो डिसीजन आता है इट देन गोज टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को उसको पास करना होता है, उसके बाद ही वो चीज मतलब एक्सेप्ट होता है। द पॉइंट इज कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हर चीज को यहां पर मतलब इसकी यहां तक पहुंच भी गया जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वहां पर भी वो चीज माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा वो चीज कंफर्म नहीं है। बिकॉज देखिए 2011 के अंदर क्या हुआ था, यूएस ने लिबिया के ऊपर अटैक कर दिया था, बट यूएस ने यानी कि स्पेशली नेटो जो है उसने जो लिबिया के ऊपर अटैक किया था, उसके कारण क्या हुआ था, लिबिया ऑल्दो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद इसको जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसने उसको बिल्कुल सही ठहराया था, बिकॉज उस टाइम लिबिया का डिक्टेटर था, उसने लिबिया के अंदर लिटरली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। उस चीज से बचाने के लिए यूएस या फिर नेटो ने उसके ऊपर अटैक किया था। बट सिमिलरली 1995 में जो सर्बियन कंट्रीज थे, और सर्बियन कंट्री के ऊपर जहां पर नेटो ने फिर से अटैक कर दिया था, बट इस चीज को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मानने से मना कर दिया था, और यहां पर इसके बदले में जो यूएसए है और जो नेटो कंट्रीज हैं उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइन पे करना पड़ा था। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अगर रशिया को मतलब अगर यूक्रेन रशिया को बेसिकली लेके जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर तो उसका पॉइंट प्रूव हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज आपको याद होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया हैज द वीटो, रशिया डायरेक्टली इस चीज को वीटो कर सकता है। ठीक है। थर्ड चीज देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का जो डॉक्ट्रिन है ना, इट सेल्फ इज वेरी डिस्प्यूटेड, बहुत ही डिस्प्यूटेड है, जहां पर माना जाता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसको मानती नहीं। और थर्ड चीज, अगर ऐसा कुछ है भी, अगर ऐसा कुछ मतलब प्रोटेक्ट है भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं है कि यूक्रेन के अंदर रशियन जो लोग हैं उनका यहाँ पर एथनिक वायलेंस हो रहा है, उनके अगेंस्ट कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आप समझ गए। देखिए, ये कुछ डिफरेंट नैरेटिव्स थे जहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों मैंने यहाँ पर जस्टिफाई किया है
क्यों मैंने यहाँ पर अटैक किया बेसिकली यूक्रेन के ऊपर ना, ये तो हम समझ गए। रशिया के हम कुछ अप्रोच समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। देखिए रशिया का मानना ये है कि जो वर्ल्ड है, यानी कि जो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, जो डिफरेंट कंट्री वगैरह हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब हर एक कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। और रशिया जो है कंट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक कंट्री वो बोलता है कि जो कि टोटली सॉवरेन होता है, सॉवरेन मतलब जो अपने सारे डिसीजन खुद से लेता है। और सेकंड कंट्री वो होता है जो डिस्पाइट बीइंग सॉवरेन, मतलब नाम का सॉवरेन होता है बट उसके डिसीजन यहाँ पर कोई और लेता है, मतलब उसके डिसीजन को मतलब यहाँ पर कोई और ले रहा है। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या किया, उसने यूक्रेन को सेकंड पार्ट के अंदर रखा है। उसने बोला है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि यूक्रेन अभी तक सॉवरेन है, बट इसकी जो डिसीजन है वो यूक्रेन अकेले नहीं लेता है। उसके पास बहुत ही लिमिटेड सॉवरेनिटी है, जहां पर इसकी मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो है यूएसए ले रहा है, फिर जो बाकी जो नेटो कंट्रीज है वो लोग ले रहे हैं। तो बेसिकली जो यूक्रेन है वो अपने लिए डिसीजन सही से ले नहीं पा रहा है। नाउ ये तो आप समझ गए रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट समझिए, जो बहुत सारी ग्लोबल कम्युनिटी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह है, जो उनका कहना यह है कि जो पुतिन है, पुतिन यहाँ पर ये सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक रशियन एम्पायर मतलब वापस लाना चाहते हैं। जो रशियन एम्पायर जो स्टार्टिंग के टाइम में हुआ करता था, आप जानते होंगे रशिया का जो एम्पायर बहुत ही लार्ज एम्पायर था, 7th सेंचुरी के आसपास में फॉर्म हुआ था ना, उस पर्टिकुलर एम्पायर को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। उसके कारण ही रशिया यहाँ पर ये सब के सब अटैक कर रहा है ना। कुछ जो लोग यहाँ पर ये भी है, जहां पर वो ये मानते हैं कि जो रशिया है, रशिया का जो भी स्टेप वगैरह होता है ना, दैट इज उसका जो बेसिस है, मतलब जब भी वो इंटरनेशनल लॉ को देखता है वो कभी भी यूनिवर्सल लॉ को नहीं देखता है, बट वो हमेशा हर एक लॉ को कल्चर और सिविलाइजेशनल वैल्यू के हिसाब से देखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रशिया ये नहीं मानता है कि एक पर्टिकुलर लॉ जो है वो सबके लिए होना चाहिए। रशिया ये मानता है कि एक पर्टिकुलर लॉ एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए होना चाहिए और दूसरा लॉ दूसरे कल्चर के लिए होना चाहिए। मतलब ये रशिया का बेसिकली मानना है। दैट इज व्हाई रशिया यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, बिकॉज वो अपने सिविलाइजेशन को, अपने कल्चर को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये हम समझ गए कुछ एक्सपर्ट्स की व्यूज वगैरह। लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक स्टेटिज्म का फैक्ट आ रहा है। नाउ स्टेटिज्म क्या है समझते हैं। देखिए रशिया जो है ना वो अपनी एज अ कंट्री अपने स्टेटिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है। नाउ स्टेटिज्म को आप सिंपल वर्ड्स में कम्युनिज्म से आप रिलेट कर सकते हैं। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म के ऊपर स्टेट के ऊपर ओवर रिलाई किया जाता है, मतलब हर एक चीज जो है वो स्टेट के दायरे में रख के ही मतलब ही की जाती है। जितने भी पावर्स वगैरह है वो सबके सब स्टेट के पास होती है। ठीक है, मतलब जितनी भी पावर्स है सबके सब स्टेट के पास होती है। दैट इज व्हाई रशिया जो है यहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करता है स्टेट के ऊपर। समझते हैं। देखिए रशिया का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जो यहां पर सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस है, सबके मतलब हर एक चीज के ऊपर स्टेट के ऊपर एक बहुत ज्यादा मतलब लार्जर इन्फ्लुएंस आता है। समझते हैं। स्टेट मतलब रशिया ने क्या किया हुआ है अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एज अ कंट्री रशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज लिए हुए हैं जहां पर इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानता रशिया। मतलब समझ रहे हैं, रशिया अपने स्टेट को मतलब अपने स्टेटिज्म के ऊपर इतना एम्फसाइज करता है, मतलब अपने उस स्टेट को बचाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेता है जहां पर वो इंटरनेशनल लॉ को भी हटा देता है। एक एग्जांपल यहां पर ये है कि देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नाउ देखिए देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सिमिलरली देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब ये दोनों कोर्ट्स, ये दोनों बॉडीज ऐसी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जितने भी इंटरवेंशंस होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि रशिया के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर अपने पार्लियामेंट को और अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा मतलब पावर्स दे रखे हैं। पावर्स ये है कि जस्ट सपोज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर जो यूरोप का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दोनों में से अगर कोई भी मतलब लॉ पास करता है या फिर कोई भी ऐसा जजमेंट पास करता है जो कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो आप उसको पूरी तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हो। Once again, try to understand this particular fact. रशिया ने यहां पर यह बोला हुआ है कि अगर यूरोप का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है या फिर जो इंटरनेशनल लेवल का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अगर यूरोप वाले या फिर इंटरनेशनल वाले किसी ने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अगर रशिया के अगेंस्ट में कोई भी डिसीजन लिया है, तो रशिया के कोर्ट्स के पास, जो कोर्ट्स हैं उसके पास ये पावर है कि इन सारे डिसीजंस को वो इनवैलिडेट कर सकते हैं, मानने से मना कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, रशिया यहाँ पर स्टेटिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता है। मतलब क्या है कि रशिया ये चाहता है कि इंटरनेशनल लॉ तो ठीक है, बट इससे ऊपर यहाँ पर रशिया का लॉ होना चाहिए, और दैट इज वाई रशिया यहाँ पर अपने हर एक चीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। रशिया ये नहीं देखता है कि किसी और कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। द पॉइंट इज रशिया यहाँ पर अपने खुद के इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। देखिए ये हम समझ गए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को समझे, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, रशिया के जस्टिफिकेशन को समझे, सही था गलत था, हम हर एक चीज को समझ गए। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट एंडिंग। देखिए एंडिंग समझिए। एंडिंग में ऑथर यहां पर ये बोलते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर हमारी ह्यूमैनिटी ने बहुत ज्यादा सफर किया हुआ है बिकॉज जो पावर है वो कुछ एक हाइपर मैस्कुलिन ऑटोक्रेटिक लीडर्स के पास पहुंच गई, जो कि अपने सिविलाइजेशनल ग्रेटनेस को यहां पर फिर से अचीव करना चाहते थे। समझिए, वी हैव हिटलर, एग्जांपल सबसे बड़ा हिटलर का है, मुसोलिनी का यहां पर एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है। वी हैव द एग्जांपल ऑफ नेपोलियन, और बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जांपल। समझिए इन लोगों ने क्या किया है, अपने सिविलाइजेशन को फिर से यहाँ पर रिवाइव करने के लिए, हिटलर ने जर्मन सिविलाइजेशन को, मुसोलिनी ने अपने इटली के सिविलाइजेशन को, और जो नेपोलियन था उसने अपने फ्रांस के सिविलाइजेशन को रिवाइव करने के लिए लिटरली थाउजेंड्स एंड लैक्स लोगों को यहाँ पर मार डाला। ठीक है, दे किल्ड देम जस्ट बिकॉज वो उनकी कम्युनिटी के नहीं थे। फिर से समझिए, ठीक है, अपने सिविलाइजेशन को फिर से इमर्ज कराने के लिए, फिर से रिवाइव कराने के लिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे वर्ल्ड में आए हुए हैं जिन्होंने लिटरली मतलब काम खराब कर दिया। मतलब उन्होंने सामने वाली कंट्री को
के ऊपर अटैक करने से पहले, उनको मारने से पहले, उनके सिविलियन पॉपुलेशन को मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल्स हैं। नाउ वी डोंट वांट एक और एग्जांपल जहां पर व्लादिमीर पुतिन भी ऐसा ही कुछ मतलब बन के निकले और वो यूक्रेन के ऊपर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम कॉज करते हैं कि जिसके कारण एक टाइप का हाइपर मैस्कुलिन ऑटोक्रेटिक लीडर्स टाइप का उनका वाइब आने स्टार्ट हो जाए, जहां पर हर एक कंट्री उनसे दूर हटना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब समझ रहे हैं। और इसको देखिए, इसको अगर आपको रोकना है ना, तो इसके रोकने के लिए एक सिंगल कंट्री यूएसए, एक फ्रांस, जर्मनी, ये लोग तो कुछ कर भी नहीं पा रही है। द पॉइंट इज कि पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ आना होगा। पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को एक साथ आकर ये इंश्योर करना होगा कि ये चीज फिर से रिपीट ना हो, फिर से हिटलर जैसा कोई पर्सन फिर से वापस ना आ जाए, जहां पर जिसने नाजीज को यहाँ पर लिटरली मार डाला था। मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी को वो साफ करने के ऊपर आ गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, अब समझ रहे हैं। होप देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो है उसको मार्शल करना बहुत जरूरी है, उस चीज को एक साथ लेके बहुत जरूरी है, जहां पर कुछ ऐसे आर्बिट्री स्टेट जो कि अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनके पावर को चेक करना, उनको रोकना, उनके इंपीरियल डिजाइन को चेक करना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और राइट नाउ रशिया इज वन ऑफ दोज। रशिया यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, कुछ कंट्री ऐसे जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएई, कुछ ऐसी कंट्री जो थी जो अभी तक रशिया के फेवर में मतलब कहीं ना कहीं थी। देखिए, इंडिया अभी भी रशिया के फेवर के अंदर बैठा हुआ है। कभी अभी भी जो उसके स्टांसेस है वो प्रो रशियन है, वो हम समझ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया का अपना इंटरेस्ट है वहां पर। बट ऑन द अदर साइड अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर देखोगे तो रशिया भी जो बेसिकली इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप्स ले रहा है। इंडिया ने यहाँ पर जो रशिया है उसके अगेंस्ट यहाँ पर ओपन लेटर्स में यहाँ पर उसको बहुत ही डीप सैडनिंग यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि ये रशिया जो भी कर रहा है बिल्कुल सही नहीं कर रहा है ना। यही चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। रशिया को जोड़ना है, रोकना यहाँ पर बहुत जरूरी है। रशिया की डिमांड को जल्दी से कंप्लीट करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रशिया, देखिए, रशिया इज जस्ट स्टार्ट। अगर रशिया यहाँ पर नहीं रुकता है, वेस्टर्न कंट्रीज कुछ नहीं करती है, तो नेक्स्ट कैन बी चाइना, देन नेक्स्ट कैन बी एक्चुअली यूएसए खुद ही, मतलब यूएसए खुद ही किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करके फिर से अपने पावर को फिर से असर्ट करने की कोशिश कर सकता है। द पॉइंट इज कि दिस विल गो ऑन। हमारी जो ह्यूमैनिटी है ना, हमारी ह्यूमैनिटी अभी एक बहुत लॉन्ग वे दूर है एक टाइप का अर्थ बेस्ड ऑर्डर बनाने के ऊपर। समझिए, हमारी जो हमारे कुछ लोग हैं, वी हैव द एग्जांपल ऑफ एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क हो गया, उसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? उनका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? उनका ड्रीम ये है कि ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने के लिए, उनको बचाने के लिए वी शुड कोलोनाइज मार्स। देखिए, मैं इसको यहां से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए, ह्यूमैनिटी को वो मार्स पे लेके जाना चाहते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है दैट शुड बी अ स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन। मतलब क्या है? दैट शुड बी अ प्लैनेट फेयरिंग सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है दैट शुड नॉट रिमेन ऑन अ सिंगल प्लैनेट, बट वो मल्टी प्लैनेट के ऊपर रहनी चाहिए। बट आप एक चीज समझिए, अगर हमें मल्टी प्लैनेट के ऊपर पहुंचना है ना, तो उससे पहले हमें जो हमारा एक्चुअल प्लैनेट है, यानी कि जो हमारा अर्थ है, उसके ऊपर एटलीस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करना होगा। समझ रहे हैं आप? अभी हम राइट नाउ, अभी तो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, वो इतनी भी इवॉल्व नहीं हुई है कि हम एटलीस्ट इस कंट्री कॉन्फ्लिक्ट, जो रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट, इन सबसे ऊपर निकल पाए। हम अभी तक रिलीजन के अंदर फंसे हुए हैं, हम अभी तक कहीं रीजन के अंदर फंसे हुए हैं, हम अभी कंट्री के अंदर फंसे हुए हैं। नाउ दिस इज जस्ट अ स्मॉल फूड फॉर थॉट फॉर यू। आप इसके बारे में सोचिए। देखिए, समझिए, अगर आपको कल को एक टाइप का स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनना है ना, अगर मतलब हमारी ह्यूमैनिटी को बनना है, अगर जो ह्यूमन बींग्स है उसको अर्थ से बाहर निकल के मार्स पहुंचना है, मरकरी पहुंचना है, वीनस पहुंचना है, डिफरेंट जगहों पर पहुंचना है, तो उसके लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अर्थ का एक ग्लोबल यूनाइटेड फ्रंट यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक कंट्री को एक साथ पीसफुली रहना होगा। पीसफुली रहने के लिए यहाँ पर हर एक कंट्री को एक दूसरे की डिमांड्स को समझना होगा, एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको साथ लेके आगे बढ़ना होगा। बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन आवर हैंड्स। हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, हमारे पास ग्लोबल का वार्मिंग टेम्परेचर यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा है, हमारे आधी पॉपुलेशन ऑलरेडी यहाँ पर खत्म होने की उसके ऊपर है। अगर क्लाइमेट चेंज कल को आगे अगले 50 साल के अंदर, तो हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएगी। नाउ वी डोंट नीड एडिशनल प्रॉब्लम्स। जो रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम, यूएसए चाइना का प्रॉब्लम, इंडिया चाइना का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हमें अभी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक यूनाइटेड फ्रंट मतलब लेके चलना होगा, ताकि हमारी ह्यूमैनिटी एक लीप ले सके, एक आगे बढ़ सके, हम डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जा सके। यहाँ पर हम दो कंट्री के बीच की जो प्रॉब्लम है उसको भी हम यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर कि अगर इंडिया को, वर्ल्ड को अगर आगे बढ़ना है ना, देखिए, नॉट एज अ कंट्री बट एज अ ह्यूमैनिटी, अगर ह्यूमैनिटी को हमारे आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारी लीप्स लेने होंगे, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप ये होने वाला है, मतलब फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसको एक साथ रहना सीखना होगा, हमें पीसफुली को एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आइटोडियल। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स जो कि आप चाहते हैं कि डिस्कस करना, प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। आई वुड लव टू मतलब आर्ग्यू ऑन एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर आपके पास कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, डू मेंशन देम, हम उसके बारे में और बातें करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।